नमस्कार दोस्तों, मैपिंग की रिवीजन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने साउथ अमेरिका महाद्वीप पढ़ा और उस महाद्वीप का हमने पॉलिटिकल हिस्सा कवर किया, जिसमें हम लोगों ने देश पढ़े, राजधानी पढ़ी, इंपॉर्टेंट शहर पढ़े, बंदरगाह देखे। और आज हम लोग साउथ अमेरिका महाद्वीप का जो फिजिकल हिस्सा है, भौतिक वाला हिस्सा, उसको कवर करने वाले हैं। यानी कि इसमें हम लोग नदियाँ पढ़ेंगे, पर्वत पढ़ेंगे, पठार पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे सभी से ये निवेदन करूंगा कि आप पहले तो उस क्लास को पढ़ें, ठीक से देखें, पेन कॉपी के साथ उसके नोट्स बनाएं, तब इस क्लास पर आएँ। और दूसरी बात, जब भी आप इस क्लास को पढ़ें तो पेन और कॉपी के साथ पढ़ें और साथ में एटलस का इस्तेमाल करें। ठीक है, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो देखिए, आपके सामने साउथ अमेरिका महाद्वीप है। तो ये जो साउथ अमेरिका महाद्वीप है आपका, अब इस साउथ अमेरिका महाद्वीप की लोकेशन सबसे पहले तो देखिए, ये आपके सामने कुछ इस तरीके से ये साउथ अमेरिका महाद्वीप की लोकेशन है, ये आपके सामने है। ठीक है, अब इसमें दो चार बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो साउथ अमेरिका महाद्वीप है, इस महाद्वीप के बीचों बीच से आपकी जो है वो भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, यहाँ से ये आपकी कौन सी रेखा गुजर रही है? ये आपकी भूमध्य रेखा, जिसे आप लोग विषुवत रेखा या फिर 0 डिग्री बोलते हो। ठीक है, तो ये 0 डिग्री है, विषुवत रेखा भी आप इसको बोलते हो, इक्वेटर आप इसको इंग्लिश में बोलते हो। तो ये इक्वेटर आपकी गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? इक्वाडोर से, कोलंबिया से और ब्राजील से आपकी गुजरती है। ठीक है, अब भूमध्य रेखा के उत्तर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिण का हिस्सा आपका क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इसका ज्यादातर हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में आता है। पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का ज्यादातर हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में आता है। फिर आप देखेंगे कि यहां से इस तरीके से ये आपकी जो है ये मकर रेखा गुजर रही है। ठीक है, ये कौन सी है? मकर रेखा। और मकर रेखा आपकी क्या है? 23.5 डिग्री अक्षांश है, 23.5 डिग्री अक्षांश। ठीक है, वो आपका 0 डिग्री अक्षांश है, 23.5 डिग्री अक्षांश है। तो अब आप पहली बात तो समझिए कि जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, वहां से दो अक्षांश रेखाएं, दो इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। एक आपकी कौन सी गुजरती है? भूमध्य रेखा। दूसरी आपकी कौन सी गुजरती है? मकर रेखा। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर ये रही आपकी ये वाली, ये आपकी क्या है? ये आपकी कर्क रेखा है। ठीक है, कर्क रेखा। तो पहली बात आपने क्या देखी? पहली बात आपने देखी कि जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, उसका अधिकांश हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में आता है। दूसरा, यहां से दो अक्षांश रेखाएं, एक भूमध्य रेखा और एक मकर रेखा होकर के गुजरती है। अब आप देखिए, ये आपकी कर्क रेखा है। और अगर हम सारी अक्षांश, इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं ड्रॉ करें तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये यहां पर अगर मैं आपसे कहूं तो इस तरीके से ये मान लीजिए, ये आपकी क्या है? ये 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा है। कौन सी रेखा है? आर्कटिक रेखा। ठीक है, और यहां पर नीचे आपका ये 66.5 डिग्री है, ये आपकी कौन सी है? अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा। अब अगर आप सभी ने अक्षांश और देशांतर वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये बात पता होगी कि भूमध्य रेखा पर साल भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। और जब साल भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो भूमध्य रेखा जो है वो अधिकतम तापमान प्राप्त करती है। तो भूमध्य रेखा पर पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा तापमान पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तापमान जो है वो भूमध्य रेखा प्राप्त करती है। ठीक है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तब भी आप मेरी ये बात ध्यान रखेंगे कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, इससे तापमान ज्यादा है। और तापमान का सीधा संबंध है वर्षा से। ठीक है, जब मैं आपको कॉन्सेप्चुअल वाली ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पर आपको रीजन बताऊंगा, ये सारे मैं आपको वर्षा वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तब वहां पे चीजें बताऊंगा। अभी आप ऐसे समझिए कि जहां पर तापमान ज्यादा है वहां पर वर्षा भी ज्यादा होगी अगर आर्द्रता पाई जाती है एटमॉस्फेयर में। तो भूमध्य रेखा पर आपका तापमान के कारण आपका वर्षा भी ज्यादा है। ठीक है, अच्छा, अब आप देखिए कि पहले तो यहां पर ये रही कर्क रेखा, ये आपकी कौन सी है? मकर रेखा। तो कर्क रेखा से मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र है, यानी कि जो ये वाला क्षेत्र है, ये हमारा किस कटिबंध में आता है? उष्ण कटिबंध में आता है। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध में, और कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा और मकर रेखा से अंटार्कटिक रेखा के बीच का क्षेत्र किस में आता है? ये आपका किस में आता है? शीतोष्ण कटिबंध में। ठीक है, तो आप दो बातें बताएंगे कि सर जी, पहली बात तो ये कि जो हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसका ज्यादातर हिस्सा
आपका दक्षिणी गोलार्ध में है। दूसरी बात, दो इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं, एक तो 0 डिग्री और दूसरा मकर रेखा होकर के गुजरती है। और तीसरी बात सर ये है कि जो हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसका जो उत्तरी हिस्सा है वो उष्ण कटिबंध में आता है, और जो दक्षिणी हिस्सा है वो आपका किस में आता है, वो शीतोष्ण कटिबंध में आता है। ठीक है, और उष्ण कटिबंध में आने के कारण इस हिस्से में आपका तापमान अधिक है, और जो ये वाला हिस्सा है यहां पर आपका तापमान कम पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब एक्चुअल मैप की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का मैप। तो सबसे पहले इसको एक ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं। देखिए ये हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। अब यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल तो नहीं होगा, एटलस लेके चलेंगे तो ज़्यादातर आपके लिए बेहतर ही होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इसके उत्तर में आपका ये अटलांटिक महासागर है। ठीक है, उत्तर में, उत्तर पूर्व में ये पूरा आपका कौन सा है, अटलांटिक महासागर है। पश्चिम में यहाँ पर आपका ये कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैरेबियन सागर है। ठीक है, कौन सा सागर है, ये वाला आपका कैरेबियन सागर है। ठीक है, तो पूर्व में आपका अटलांटिक महासागर, पश्चिम में आपका जो है वो प्रशांत महासागर, और उत्तर में आपका कैरेबियन सागर। ठीक है, अब आप यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आपको विजिबल नहीं होगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए बिल्कुल नॉर्थ में यहाँ पर ये आपका क्या है, पनामा, ये पनामा नहर है। ठीक है, ये जो पनामा नहर है ये आपका क्या करती है, यहाँ पर ये पूरा प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से नहर जोड़ती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहर है, और इसके कारण जो इस क्षेत्र में बहुत सारा व्यापार होता है। जब ये नहर नहीं थी तो अमेरिका के जहाज़ों को या इक्वाडोर वगैरह के जहाज़ों को अगर यूरोप जाना होता था तो बहुत लंबी दूरी तय करके जाते थे। अब इस पनामा नहर के माध्यम से दूरी जो है वो काफ़ी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहर है आपकी, और इस नहर के माध्यम से काफ़ी ट्रेड होता है। तो उत्तर में आपकी क्या है, यहाँ पर पनामा नहर, पनामा नहर से हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप शुरू होता है। और यहाँ पर जब आप साउथ में बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर एक आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम है टिएरा डेल फ्यूगो। ठीक है, क्या नाम है, मैं लिख देता हूं, टिएरा डेल फ्यूगो। ठीक है, ये आइलैंड है, दक्षिण में पाया जाता है। ठीक है, और टिएरा डेल फ्यूगो के दक्षिण में यहाँ पर मैं आपको अच्छा ठीक से दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, ये उत्तर में आपने पनामा कनाल देख ली, और आपने देखा कि जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर है, उत्तर में कैरेबियन सागर है, और आपका पश्चिम में प्रशांत महासागर है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो आप देखिए उत्तर में आपका पनामा नहर, और दक्षिण में जब आप जाएंगे तो दक्षिण में आपको यहाँ पर दिखेगा टिएरा डेल फ्यूगो। ठीक है, ये यहाँ पर टिएरा डेल फ्यूगो है, ये इस तरीके से देख सकते हैं आप, टिएरा डेल फ्यूगो है। तो ये जो टिएरा डेल फ्यूगो है ये क्या है, ये दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणतम क्या है, द्वीप है। ठीक है, टिएरा डेल फ्यूगो। और यहां पर नीचे ये 3 पॉइंट आप देख रहे हैं, ये है केप हॉर्न, केप हॉर्न। और ये जो केप हॉर्न है ये क्या है, ये दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, केप हॉर्न। ठीक है, उत्तर में कहां से, पनामा नहर से, दक्षिण में कहां पर, केप हॉर्न तक, ये पूरा हमारा दक्षिण अमेरिका है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर बात हो रही है तो यहां पर दो बातों पे, एक चीज पर और बात कर लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर एक आइलैंड है, ये इस तरीके से आपको दिख रहा है। इस आइलैंड का नाम है फॉकलैंड। क्या नाम है, फॉकलैंड। ठीक है, तो ये फॉकलैंड द्वीप समूह है, और ये जो फॉकलैंड द्वीप समूह है ये आपका क्या है, ये विवादित है। ठीक है, ये विवादित है आपके फॉकलैंड द्वीप समूह। किसके किसके बीच विवादित है, तो आप देखिए, एक तो यहाँ पर ये देश है आपका, ये वाला, ये देश आपका क्या है, अर्जेंटीना है, और यूके। तो ये किसके किसके बीच विवादित है, एक तो आपका ये विवादित है अर्जेंटीना और वर्सेस यूके के विवादित है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच विवादित है। तो आपने देखा जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप था उसका सबसे जो उत्तरी हिस्सा है वो पनामा कैनाल से शुरू होकर दक्षिण में आपका केप हॉर्न है, और यहाँ पर आपका क्या है, फॉकलैंड द्वीप समूह है जो कि विवादित है
आपका यूके और अर्जेंटीना के बीच में। ठीक है, चलिए अब वापस से आ जाते हैं। अब जब वापस से आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए मुझे बार बार मिटाना पड़ेगा, इसलिए आप पेन कॉपी जब लेकर के बैठेंगे तो आप पॉज कर करके जो है आप राइट डाउन करते रहें। ठीक है, और पॉज करके आप राइट डाउन करेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर इसको मिटाना पड़ेगा, बार बार मिटाना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर देखिए, जब हम ये साउथ अमेरिका महाद्वीप को ठीक से देख रहे हैं तो अब हमको क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, आप सबको इतना तो विजिबल होगा कि पश्चिम की साइड में एक पतली सी पट्टी, यहां पर आपको ये इस तरीके से पतली सी पट्टी आपको दिख रही होगी यहां पर पश्चिम के साइड में। ठीक है, तो ये जो है, ये जो पश्चिम की साइड में पतली पट्टी है, ये आपका दक्षिण अमेरिका का तटीय मैदान है। ठीक है, और तटीय मैदान है तो यहां पर क्या होगा, एग्रीकल्चर होगा। तो यहां पर ये पतली सी पट्टी है। ठीक है, अब इस पतली सी पट्टी में यहां पर जब आप इसको ठीक से देखेंगे, पतली सी पट्टी है ये, यानी कि दक्षिण अमेरिका का क्या है, मैदान है। ठीक है, अच्छा अब इस मैदान में आप यहां पर देख सकते हैं कि इस मैदान में यहां पर आप आएंगे तो आपको दिखेगा आटाकामा मरुस्थल। क्या दिखेगा, यहां पर ये रहा आटाकामा मरुस्थल। ठीक है, अब ये आटाकामा मरुस्थल बहुत फेमस मरुस्थल है। आटाकामा मरुस्थल है कहां पर है, अमेरिका के, दक्षिण अमेरिका के जो पश्चिमी तटीय वाला हिस्सा है वहां पर ये मरुस्थल है। और इस मरुस्थल में आपका ये जो मरुस्थल है, ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। ध्यान रखना है, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है, आटाकामा मरुस्थल है। अब ये जो आटाकामा मरुस्थल है ये कहां पर है, एक तो ये आपका चिली में है, इसका विस्तार आपका कहां पर है, चिली में, और कहां पर है, पेरू में। तो चिली और पेरू में आटाकामा मरुस्थल का विस्तार है, ध्यान रखना है आप सभी को। और विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। यहीं पर आप देखेंगे, यहां पर एक स्थान है अरीका। ठीक है, यहां पर एक स्थान है अरीका। ठीक है, ये जो अरीका है, ये अरीका स्थान कहां पर है, चिली में। कहां पर है, चिली में। और ये विश्व का सबसे शुष्क स्थान है। विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, अरीका है। और यहां पर आपका क्या है, आटाकामा मरुस्थल, जो कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। अब ये जो आटाकामा मरुस्थल है, इस मरुस्थल में आपका जो है वो नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए नाइट्रेट के भंडार के लिए कौन सा मरुस्थल फेमस है, तो ये आपका आटाकामा मरुस्थल है। और ये जो नाइट्रेट है आपको पता है उर्वरक बनाने के काम में आता है, तो खनिज संसाधन के रूप में आटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं। क्लियर हो रही है आप सभी को बात, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना हमारा कवर हो गया। अब आप देखिए, अब आपको इसके पूर्व में ये जो पश्चिमी तटीय मैदान की पट्टी थी, इसके पूर्व में आपको ब्राउन कलर से हिस्सा दिख रहा है। सभी को ब्राउन कलर से हिस्सा दिख रहा है। अब ये जो ब्राउन कलर से हिस्सा दिख रहा है ये क्या है, तो ये है आपका एंडीज पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी है, एंडीज पर्वत श्रेणी। एंडीज पर्वत श्रेणी साउथ अमेरिका महाद्वीप में उत्तर से लेके दक्षिण तक आपका जो है वो फैली हुई है। आप पूरा महाद्वीप अगर लोकेट करें तो बिल्कुल उत्तर से लेके बिल्कुल दक्षिण तक आपकी एंडीज पर्वत श्रेणी फैली हुई है। ठीक है, बहुत लंबी पर्वत श्रृंखला है। देखिए पूरा ये इस पूरे क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण में एक पट्टी के रूप में फैली हुई है। तो पहली बात तो आपको क्या ध्यान रखनी है कि ये जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है ये विश्व की, ठीक है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडीज पर्वत श्रेणी है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ऊंची है आपकी हिमालय। ठीक है, हिमालय के बाद दूसरे नंबर पर विश्व की सबसे ऊंची कौन सी है, तो ये आपकी कौन सी है, एंडीज। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आप बताएंगे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है हमारी आपकी एंडीज पर्वत श्रेणी। ठीक है, अब ये जो एंडीज पर्वत श्रेणी है, इस पर्वत श्रेणी को आप ध्यान से देखिए तो यहां पर आप जब जाएंगे बिल्कुल यहां पर, ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर आपको मिलेगी ये इसकी पर्वत चोटी। इस पर्वत चोटी का नाम है एकांकागुआ। क्या नाम है,
एकांकागुआ। अब ये जो एकांकागुआ है, एकांकागुआ जो पर्वत चोटी है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है एकांकागुआ, और एंडीज पर्वत श्रेणी की भी सबसे ऊंची चोटी आपके सामने ये रही एकांकागुआ, ध्यान रखना है, ठीक है। तो एकांकागुआ जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और प्लस एंडीज पर्वत श्रेणी की भी सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखना है आप सभी को, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर जब हम बढ़ेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में उत्तर की ओर, तो अब उत्तर की ओर जब हम बढ़ते हैं तो आप यहां पर देखते हैं कि आपको कुछ वॉल्केनोज यहां पर दिखाई देते हैं, ठीक है। अब यहां पर कुछ वॉल्केनोज आपको दिखाई देंगे। इन वॉल्केनो में पहला नाम है, देखो यहां पर इक्वाडोर के अंदर पहला नाम है, यहां पर ये है चिम्बाराजो, ठीक है। मैं नाम लिख देता हूं, आप सभी कॉपी में राइट डाउन करते हुए चलेंगे, चिम्बाराजो। तो चिम्बाराजो क्या है? ज्वालामुखी है, वॉल्केनो है, ध्यान रखना है, ज्वालामुखी है चिम्बाराजो, और कहां पर है? इक्वाडोर में। चिम्बाराजो के जस्ट नीचे यहां पर चिम्बाराजो के जस्ट नीचे यहां पर आपका क्या है? यहां पर है माउंट कोटोपैक्सी, माउंट कोटोपैक्सी, ठीक है। माउंट कोटोपैक्सी कहां पर है? माउंट कोटोपैक्सी भी आपका कहां पर है? इक्वाडोर में है, ध्यान रखना, ये भी आपका क्या है? वॉल्केनो है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए विश्व का सबसे ऊंचाई वाला ज्वालामुखी कौन सा है, सबसे हाईएस्ट ज्वालामुखी कौन सा है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में बताएंगे। लेकिन कुछ किताबों में, कुछ सोर्स में ओजोस डेल सलाडो, ठीक है, ये जो आपका ज्वालामुखी है इसी एंडीज पर्वत श्रेणी पे, अभी हम देखेंगे नीचे की साइड में है, ठीक है। तो ओजोस डेल सलाडो है, यहां पर देख सकते हैं आप, यहां पर देखिए, हम यहीं पर आपको दिखा देते हैं, ये रहा, ये है ओजोस डेल सलाडो, ठीक है। तो ये भी आपका नाम लिख देते हैं यहां पर, ओजोस डेल सलाडो, ठीक है। ये जो ओजोस डेल सलाडो है ये भी आपका क्या है? ज्वालामुखी है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है और ऑप्शन में ओजोस डेल सलाडो है, तो आप ओजोस डेल सलाडो पे टिक करेंगे, अदरवाइज आप माउंट कोटोपैक्सी, अगर ऑप्शन में है तो माउंट कोटोपैक्सी के अलावा बाकी और कोई ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो ऑप्शन में नहीं है तो आप माउंट कोटोपैक्सी पर टिक करेंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ओजोस डेल सलाडो है, ये भी। तो आपने तीन ज्वालामुखी देखे, एक तो आपने चिम्बाराजो देखा, माउंट कोटोपैक्सी, चिम्बाराजो भी इक्वाडोर में, माउंट कोटोपैक्सी भी इक्वाडोर में, और ओजोस डेल सलाडो भी आपका कौन सा है? इक्वाडोर में है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पेरू में भी आपका एक ज्वालामुखी है, पेरू में भी आपका एक ज्वालामुखी है। पेरू में जो ज्वालामुखी है उसका नाम है सबनकाया, ठीक है। कई बार आपका पीसीएस के पेपर में मैचिंग में सवाल आ जाएगा, तो सबनकाया जो ज्वालामुखी है वो आपका कहां पर है? पेरू में है, आपको ध्यान रखना है। तो सबनकाया आपका पेरू में है, चिम्बाराजो कहां पर है? इक्वाडोर में है। माउंट कोटोपैक्सी कहां पर है? ये आपका कहां पर है? ये भी इक्वाडोर में है। ओजोस डेल सलाडो आपका कहां पर है? तो ओजोस डेल सलाडो आपका चिली और अर्जेंटीना की सीमा पे है, ठीक है, ध्यान रखना है। क्लियर हो रही है आप सभी को बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि ये एंडीज पर्वत श्रेणी है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यहां पर है, ये देखो, ये इस तरीके से आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर से, तो ये है टिटिकाका झील, टिटिकाका झील। अब ये जो टिटिकाका झील है ये मैंने आपको पहले भी बता रखी है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। अगर हम किसकी बात करें? अगर हम टिटिकाका की बात करें, ठीक है, टिटिकाका झील की बात करें, टिटिकाका झील की बात करें, तो ये आपकी विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, ऊंचाई पर स्थित झील है, ध्यान रखना है, टिटिकाका झील, ठीक है। तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? टिटिकाका, ध्यान रखना है, ये यहां पर है। और टिटिकाका झील जो है ये कहां पर है? तो ये पेरू और बोलीविया की सीमा पर है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए तो पेरू व कहां पर? बोलीविया, बोलीविया की सीमा पर, ठीक है, ध्यान रखना है। पेरू और बोलीविया की सीमा पर कौन सी झील है? टिटिकाका, जो कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। और इसी के नीचे जो आपका यहां पर है, यहां पर आप इस तरीके से एक झील और देखेंगे, इस झील का नाम है पोपो झील। क्या नाम है? पोपो झील। और ये जो पोपो झील है ये आपकी कहां पर है? ये पोपो झील भी आपकी कहां पर है? ये बोलीविया में है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो पोपो झील भी आपकी कहां पर है? बोलीविया में। और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? आपकी लेक टिटिकाका है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील।
अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें, देखो एक यहां पर भी बहुत महत्वपूर्ण झील है, ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, जहां पर मैं सर्किल कर रहा हूं बिल्कुल उत्तर में, और ये जो झील है, ये झील है, इस झील का नाम मैंने आपको बंदरगाह भी पढ़ाया है, मराकाइबो, मराकाइबो झील। और ये जो मराकाइबो झील है ये कहां पर है? वेनेजुएला में, ठीक है, वेनेजुएला में। और ये मराकाइबो झील किस लिए फेमस है? ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था वेनेजुएला अपने तेल भंडार के लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो मराकाइबो झील है ये भी तेल भंडार की दृष्टि से काफी ज्यादा फेमस है। तो आपने 3 ज्वालामुखी देखे, आपने पहला ज्वालामुखी देखा, आपने कौन सा? आपने चिम्बाराजो देखा इक्वाडोर में, कोटोपैक्सी देखा आपने इक्वाडोर में, ओजोस डेल सलाडो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर देखा आपने। फिर आपने कहा विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? आपने कहा टिटिकाका झील है। और फिर आपने पोपो झील देखी, फिर उसके बाद आपने पोपो झील के बाद यहां पर पोपो झील देखी, फिर आपने कौन सी देखी? मराकाइबो झील देखी। तो मराकाइबो तेल भंडार के लिए फेमस है, कहां पर है? वेनेजुएला में है, ध्यान रखना है। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं फिर से इसको मिटा देता हूं, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहीं पर जो टिटिकाका झील है, टिटिकाका झील के पूर्व की साइड में आप देख रहे हैं एक प्लेट्यू है जिसको बोलीविया का पठार बोलते हैं, ठीक है। तो ये बोलीविया का पठार है, और चूंकि ये आपका एंडीज पर्वत श्रेणी पर ही स्थित है, बोलीविया का पठार, ठीक है, ध्यान रखना है। ये यहां पर, ये आपके देख रहे हैं आप, ये देखिए यहां पर, ये देखिए, ये देखिए बोलीविया का जो पठार है, ये वाला, ये हिस्सा है, ये बोलीविया का पठार है। और इस बोलीविया के पठार को अल्टीप्लेनो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्टीप्लेनो, ध्यान रखिएगा। बोलीविया के पठार को क्या कहा जाता है? अल्टीप्लेनो। और ये जो बोलीविया का पठार है, ये जो, इसको अल्टीप्लेनो क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये फेमस है टिन उत्पादन के लिए। किसके लिए फेमस है? टिन उत्पादन के लिए फेमस है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो बोलीविया का पठार किस लिए फेमस है? टिन उत्पादन के लिए फेमस है। आटाकामा मरुस्थल लाइट्रेट के भंडार के लिए फेमस है, ठीक है। तो यहां पर टिन उत्पादन होता है। इसके अलावा चिली, ठीक है, चिली में यहां पर बिल्कुल नॉर्थ साइड में एक हिस्सा है जिसका नाम है चुइकमाटा, ठीक है। क्या बोलते हैं? चुइकमाटा, चिली में। चुइकमाटा कहां पर है? चिली। और चुइकमाटा जो है ये किस लिए फेमस है? चुइकमाटा यहां पर तांबा भंडार पाया जाता है, ठीक है, तांबा भंडार पाया जाता है। और एक टाइम पर यहाँ पर इतना तांबा निकाला गया कि अब ये इतना, मतलब यहाँ से अब तांबा मिलता नहीं है। लेकिन फिर भी चिली को हम विश्व की कॉपर कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ल्ड कॉपर कैपिटल। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व में सबसे ज्यादा तांबा भंडार कहां पर पाया जाता है, तो आप बताएंगे चिली में। कहां पर बताएंगे? चिली में। और बोलीविया का पठार अल्टीप्लेनो किस लिए फेमस है? टिन उत्पादन। और आटाकामा मरुस्थल किस लिए फेमस है? ये आपका किस लिए फेमस है? यहाँ पर नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं। अच्छा ठीक है, जब प्लेट्यू की बात हो रही है तो यहाँ पर एक देखिए एक पठार है, माटो ग्रासो का पठार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये कौन सा पठार है? माटो ग्रासो का पठार, ठीक है। ये माटो ग्रासो का पठार है, कहां पर है? ब्राजील में है, ठीक है। कहां पर है? ब्राजील में। और आपको पता है कि जितने भी पठार हैं, जो भी प्लेट्यू होते हैं, वो खनिज संसाधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो पठारों में बेसिकली लौह अयस्क, तांबा का अयस्क, ठीक है, टिन और आपका इस तरीके की चीजें ज्यादा मिलती है। तो माटो ग्रासो का पठार आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका कहां पर है? ब्राजील के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पर लौह अयस्क पाया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका कहां पर है? ब्राजील में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप मिटा देता हूं। तो माटो ग्रासो का पठार कहां है? ब्राजील में। अल्टीप्लेनो यानी कि बोलीविया का पठार, और ये किस लिए फेमस है? टिन उत्पादन। चिली किस लिए फेमस है? कॉपर यानी कि तांबा उत्पादन के लिए फेमस है। चुइकमाटा चिली का फेमस शहर है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर उत्तर की तरफ जाएंगे। उत्तर में हमको एक और प्लेट्यू मिलेगा, ठीक है, एक और प्लेट्यू मिलेगा। जब हम उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो हमको यहाँ पर एक और पठार मिलेगा, गुयाना का पठार। आप देख सकते हैं इजिली, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलेगा ये वाला, ये है गुयाना का पठार, ठीक है, ध्यान रखना है। किसका पठार? गुयाना का पठार।
गुयाना का पठार। अब देखो यहाँ पर जब हम देखो जिस जिस एरिया की बात कर रहे हैं वहां पर जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपको बताया दे रहा है। अब ये जो गुयाना का पठार है, यहां पर आपका एक रिवर बहती है, ठीक है। इस रिवर का नाम है ओरेनिको रिवर, आपको दिख जाएगी बहुत इजीली यहां पर ओरेनिको नदी। इसको अगर हम आपको थोड़ा सा मुझे और जूम करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर ये गुयाना का पठार है, ध्यान रखना, और यहां पर ओरेनिको रिवर है। और जूम करते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब आपको यहां पर थोड़ा सा ज्यादा विजिबल होगा, ये रिवर आपकी इस तरीके से, ये रिवर है, ठीक है। ये इस रिवर में यहां पर ये लिखा है, ये है ओरेनिको नदी, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी नदी है? ये आपकी ओरेनिको, ध्यान रखना है, ओरेनिको नदी, ठीक है। अब ध्यान रखना है गुयाना के पठार में कौन सी रिवर बहती है? ओरेनिको रिवर बहती है। और ये जो ओरेनिको रिवर बहती है आपकी, इस ओरेनिको की सहायक नदी है, सहायक नदी है कैरोनी। कौन सी नदी है? कैरोनी। और कैरोनी की सहायक नदी है, कैरोनी की सहायक नदी है, सहायक नदी है चुरुन। क्या नाम है? चुरुन नदी, ठीक है। तो गुयाना का पठार अभी मैंने बताया, माटो ग्रासो का पठार कहाँ है? ब्राजील में। बोलीविया के पठार को अल्टीप्लेनो टेन उत्पादन, चिन जो है वो कॉपर कैपिटल के लिए फेमस है, ठीक है, तांबा उत्पादन। चुइकमाटा शहर आपने देखा, और जो क्या नाम है, आटागामा मरुस्थल है, वहां पे नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपने देखी। अब आप कह रहे हो कि सर जी जो वेनेजुएला का जो गुयाना का पठार है उसमें ओरेनिको रिवर ये फ्लो कर रही है, ओरेनिको नदी बह रही है, और ये जो ओरेनिको है इसकी सहायक नदी है कैरोनी, और कैरोनी की सहायक नदी है चुरुन। और चुरुन जो है, इसी नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ठीक है। और इस जलप्रपात का नाम क्या है? एंजल। क्या नाम है? एंजल प्रपात। तो एंजल प्रपात कहां पर है? देश का नाम अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? वेनेजुएला। क्या बताएंगे? वेनेजुएला। तो वेनेजुएला में एंजल वाटरफॉल विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। किस नदी पर है? चुरुन। चुरुन किसकी सहायक नदी है? कैरोनी। कैरोनी किसकी सहायक नदी है? ओरेनिको की सहायक नदी है। और ओरेनिको की सहायक नदी किस रीजन में बहती है? तो ये आपने कहा कि ये कहां पर बहती है? गुयाना के पठार में बहती है। क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अच्छा, एक और रिवर आपको यहां पर हम दिखाएंगे। एक और रिवर है, ठीक है। अब क्या हो गया यहां पे? एक मिनट, ये कैसे साफ होगा? कोई बात नहीं, हमें इसको फिर से ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ऐड कर लेते हैं। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर ओरेनिको रिवर आपने देख लिया। अब इसको थोड़ा सा और जूम करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक रिवर है, इस रिवर का नाम है, ये देखो, इस रिवर का नाम है मैग्डलीना। मैं नाम लिख रहा हूं, मैग्डलीना, ठीक है, मैग्डलीना नदी, ठीक है। ये कहाँ की नदी है? तो ये बेसिकली वो मैंने बताया आपका, वो क्या बताया मैंने? एंजल वाटरफॉल कहाँ पर है? एंजल वाटरफॉल है वेनेजुएला के अंदर। किस नदी पर है? चुरुन नदी पर है। किसकी सहायक नदी है? कैरोनी। कैरोनी किसकी सहायक नदी? ओरोनिको की। ओरोनिको किस रीजन में बहती है? तो आपने कहा गुयाना के प्लेट्यू में बहती है। यहाँ पर मैग्डलीना रिवर है। तो ये जो मैग्डलीना रिवर है इसका जो उद्गम है, बेसिकली इसका उद्गम है आपका कोलंबिया में। इसका उद्गम कहाँ पर है? कोलंबिया में इसका उद्गम है, ध्यान रखना है।
और इसका जो मुहाना है, ये मुहाना है कैरेबियन सागर, यहाँ पर सामने मुहाना है कैरेबियन सागर। और मैग्डलिना नदी आप सब क्यों बता रहे हैं, इतना क्यों फोकस है? ये जो मैग्डलिना रिवर है ये भी तेल भंडार की दृष्टि से फेमस है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो मैग्डलिना रिवर है दक्षिण अमेरिका में, ये भी तेल भंडार की दृष्टि से क्या है, बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो आपने ये देख लिया। अब दूसरी बात करते हैं, यहां पर देखिए पेरू के एंडीज जो पर्वतीय क्षेत्र है, यहां से आपका उद्गम होता है, किसका उद्गम होता है? आपका विश्व में जल आयतन के आधार पर सबसे बड़ी नदी का, ठीक है। तो विश्व में जल आयतन के आधार पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जल आयतन के आधार पर सबसे बड़ी नदी है अमेजन, ठीक है। अब जल आयतन क्यों इसमें ज्यादा है? जल आयतन इतना क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये जो रिवर है, मैंने आपको बताया भूमध्य रेखा, देखिए ये भूमध्य रेखा आपकी जा रही है, ठीक है। तो ये इक्वेटर आपकी जा रही है इस तरीके से। तो भूमध्य रेखा जो है इस नदी से होकर गुजरती है। और भूमध्य रेखा मैंने आपको बताया, चूंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए तापमान आपका क्या है, ज्यादा। और जब आपका तापमान ज्यादा है तो वर्षा ज्यादा। इसीलिए विश्व में जल आयतन के आधार पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपकी अमेजन, ठीक है। बहुत तेज प्यास लग रही थी, गला सूख रहा था। चलिए, अब यहां पर मैंने आपको बताया कि जो अमेजन नदी है इसके मुहाने को भूमध्य रेखा काटती है। बेलम बंदरगाह है यहाँ पर, बेलम ये रहा आपका, यहाँ पर ये है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका बेलम बंदरगाह है। और बेलम बंदरगाह जो है वो रबड़ के लिए फेमस है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपका देखिए एक नीग्रो रिवर है, ये जो रिवर है ये नीग्रो रिवर है। और इसी नीग्रो नदी ये अमेजन की सहायक नदी है। और नीग्रो रिवर और अमेजन नदी के मुहाने पर आपका जो है वो कौन सा शहर स्थित है? मानोस। अब ये जो मानोस शहर है ये भी किस लिए फेमस है? ये रबड़ के लिए फेमस है, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद अगली रिवर, एक तो हमने देख ली आपकी मैग्डलिना, जल आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी रिवर है आपकी कौन सी? अमेजन। और उसके बाद अमेजन की सहायक रिवर यहाँ पर क्या देखी? नीग्रो और अमेजन नदी के मुहाने पर कौन सा शहर स्थित है? मानोस। अमेजन नदी के मुहाने को आपकी भूमध्य रेखा काटती है, बेलम बंदरगाह हमने आपका देख लिया। चलिए अब अगली रिवर की ओर बढ़ते हैं। अगली रिवर पे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको एक रिवर मिलेगी, दैट इज पराना, ठीक है। इस रिवर का क्या नाम है? इस रिवर का नाम है यहाँ पर पराना नदी, ठीक है। तो ये आपकी पराना नदी है। अब ये जो पराना रिवर है ये कहां पर है? ये आप देख सकते हैं, ये आपकी जो है, ये आप देखिए, ये है आपकी पराना नदी, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको, मुझे थोड़ा और ऊपर लेके जाते हैं इस मैप को, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां पर ये जो आपकी रिवर है, ये आपकी रिवर है, इस रिवर का नाम है यहाँ पर, ये है पराना रिवर, ठीक है। तो ये कौन सी रिवर है? इस रिवर का नाम है पराना। पराना नदी का जो उद्गम है वो ब्राजील के पठार से है। कहां से है? ब्राजील के पठार से क्या है? उद्गम है, ठीक है। 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं दक्षिण अमेरिका की, तीनों मैंने आपको बता दी। पहली आपको बता दी कौन सी? वो ओरेनिको की सहायक नदी है। कैरोनी की सहायक नदी है चुरुंग, उस पर आपका एंजल वाटरफॉल है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। दूसरी मैग्डलिना नदी, और तीसरी मैंने आपको बताया अमेजन, और चौथी आपकी कौन सी है? पराना। अभी जो पराना रिवर है इसका उद्गम कहां से है? ब्राजील के पठार से। और इसका मुहाना है आपका रोजारियो, ठीक है। इसका जो मुहाना है वो रोजारियो शहर के समीप है, रोजारियो शहर के पास। यहां पर आप देख सकते हैं ये लिखा है ला प्लाटा, ठीक है। ला प्लाटा नामक एसेंचुरी में ये इसका मुहाना है, ठीक है। एसेंचुरी वगैरह जब मैं एनवायरमेंट पढ़ाऊंगा तो जॉर्डन मुख वगैरह सब बताऊंगा। एसेंचुरी कुछ नहीं है, जब समुद्र का जल ऊंचाई से आपका, जब नदी का जल ऊंचाई से समुद्र में गिरता है तो उसको हम जॉर्डन मुख कहते हैं। अब नदी का जल मीठा होता है और समुद्र का जल खारा होता है, दोनों जल आपस में मिक्स नहीं हो पाते हैं, जल्दी मिक्स नहीं हो पाते हैं,
और जब मिक्स नहीं हो पाते तो फिर उस वाले हिस्से में जहां पर ऊंचाई से आपका नदी का जल गिरता है, मीठे जल की भी आपकी जो मछलियां हैं, जो मीठे जल में जीव रह सकते हैं वो भी मिलेंगे, और जो खारे जल में जीव रह सकते हैं वो भी मिलेंगे। तो कुल मिला के जैव विविधता बहुत पाई जाती है। तो एनवायरमेंट के अंदर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका एसेंचुरी, एक इंपॉर्टेंट चीज है आपका एसेंचुरी। तो ला प्लाटा नामक एसेंचुरी में आपका इसका मुहाना है। अब यहीं पर आप देख सकते हैं, देखिए इसके शहर के पास, अब मैंने आपको कौन सा शहर बताया, रोसेरियो। तो रोसेरियो जो है वो पराना नदी के किनारे, पहले तो ध्यान रखना है ये एक रोसेरियो। और यहां पर मैंने पॉलिटिकल मैप में बताया था वाहिया ब्लांका, क्या बताया था, वाहिया ब्लांका। अब ये जो वाहिया ब्लांका है ये ला प्लाटा है और ये रोसेरियो है, इनके बीच का ये जो क्षेत्र है ये अर्धचंद्राकार क्षेत्र है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर गेहूं का उत्पादन, ठीक है, किसका उत्पादन होता है, गेहूं का उत्पादन, ध्यान रखना। तो गेहूं का उत्पादन आपका कहाँ होता है, गेहूं का उत्पादन आपका होता है यहाँ पे रोसेरियो से लेकर के वाहिया ब्लांका तक के क्षेत्र में, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए आगे, तो ये हो गया आपका। अब आप देखिए यहाँ पर, अब आपको और नीचे यहां पर लेकर के जाते हैं तो देखिए आपको पता है कि दक्षिण अमेरिका का जो दक्षिणतम भाग है, दक्षिण अमेरिका का जो दक्षिणतम भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध में आता है। और शीतोष्ण कटिबंध में आप देख सकते हैं कि शीतोष्ण कटिबंधी घास के मैदान जो है उनको क्या बोला जाता है, उनको पंपास बोला जाता है। शीतोष्ण कटिबंधी घास के मैदानों को दक्षिण अमेरिका में क्या कहा जाता है, ये है पंपास। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिख रहा होगा। और ये जो पंपास है ये क्या है, ये शीतोष्ण कटिबंधी, आपको मैंने बताया था, बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है पंपास। अब पंपास है, अब चूंकि घास के मैदान है तो कॉमन सी बात है, घास के मैदान है तो यहाँ पर क्या ज्यादा होगा, पशुपालन। और जहां पर पशुपालन ज्यादा होगा वो क्षेत्र किसके लिए फेमस होगा, मांस प्रसंस्करण के लिए फेमस होगा। किसके लिए फेमस होगा, मांस प्रसंस्करण, ठीक है। जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है जिसमें मांस प्रसंस्करण के लिए आपका वो क्षेत्र आपका क्या होगा, फेमस होगा। तो ये पंपास जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। और यहां पर आप देख सकते हैं ब्यूनस आयर्स, ये रेड कलर से डॉट बना हुआ है, ये ब्यूनस आयर्स है, आपकी अर्जेंटीना की कैपिटल है। और किसके लिए फेमस है, मांस प्रसंस्करण के लिए फेमस है, ठीक है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को क्या बोलते हैं, पंपास बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पंपास के नीचे और बढ़ेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा, यहां पर आपको पेंटागोनिया दिखेगा, ठीक है। यहां पर आपको क्या दिखेगा, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को क्या बोलते हैं, पंपास। अब ये जो घास के मैदान है तो यहाँ पशुपालन होगा, मांस प्रसंस्करण उद्योग, इसलिए ब्यूनस आयर्स जो राजधानी है वो मांस प्रसंस्करण के लिए फेमस है। फिर आपने कहा रोजेरियो, ला प्लाटा और बाहिया ब्लांका के बीच का क्षेत्र गेहूं का अर्धचंद्राकार क्षेत्र है, वहां पे गेहूं उत्पादन ज्यादा होता है। आप देखो ये एंडीज पर्वत श्रेणी आपकी ये पूरी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये है पेंटागोनिया का मरुस्थल, ठीक है। आटाकामा मरुस्थल देखा था, अब दूसरा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में देख लीजिए, पेंटागोनिया का मरुस्थल। अब ये जो पेंटागोनिया का मरुस्थल है, ये मरुस्थल जो है वो पश्चिम की साइड में है, यानी कि सॉरी पूर्व की साइड में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब आपका दक्षिण अमेरिका में ये सब आपका एंडीज पर्वत श्रेणी है। तो एंडीज पर्वत श्रेणी के पूर्व की साइड में यहाँ पर क्या है, पेंटागोनिया का मरुस्थल है, ध्यान रखना है। और कहां पर है, पेंटागोनिया का मरुस्थल आपसे पेपर में पूछा जाएगा कहां पर है, अर्जेंटीना में है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो पेंटागोनिया का मरुस्थल कहां पर है, अर्जेंटीना में, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। और आगे बढ़ते हैं, वापस आ जाते हैं यहां पर, ठीक है, वापस आ जाते हैं। अब हम आएंगे वहां पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ज्यादातर टाइम तो मिटाने में चला जाता है, लेकिन आप पॉज कर करके अपने नोट्स बनाते रहिएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ये देखिए ये भूमध्य रेखा है, ये आपकी भूमध्य रेखा है। आपने मैंने शुरुआत में ही बता दिया भूमध्य रेखा है,
सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं तो तापमान ज्यादा तो वर्षा ज्यादा, और वर्षा ज्यादा होती है तो यहाँ पर भूमध्य रेखा के आसपास आपके जो है वो सदाबहार वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। और ये जो सदाबहार वन क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि भूमध्य रेखा और उसके आसपास 250 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा कहाँ होती है? भूमध्य रेखा और उसके आसपास होती है। तो यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वो कौन से वन होते हैं? वो भैया सदाबहार वन है। अब जब सदाबहार वन यहाँ पर है तो अमेजन नदी के नाम पर इनको अमेजन रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो अमेजन नदी के नाम पर अमेजन रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। सदाबहार वन है, सदाबहार वन है, बहुत ज्यादा घने वन होते हैं, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है। कहां पर? सदाबहार वनों में। अब इन सदाबहार वनों को ब्राजील के अंदर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेलवास। क्या लिखा हुआ है? सेलवास। तो ब्राजील में सदाबहार वनों को क्या बोलते हैं? ब्राजील में सदाबहार वनों को सेलवास कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये ब्राजील में सदाबहार वन आपके क्या कहलाते हैं? सेलवास कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो एंडीज पर्वत श्रेणी है, ये एक पेपर में मैंने सवाल देखा था तो मैं आपको यहाँ पर मेंशन करा देता हूं। एंडीज पर्वत श्रेणी जो है, एंडीज पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल पर पाए जाने वाले वनों को क्या बोलते हैं? वनों को मोन्टाना कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? मोन्टाना कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, एंडीज पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल पर पाए जाते हैं और इन वनों को क्या बोला जाता है? मोन्टाना बोला जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने कहीं पेपर में सवाल देखा था इसलिए आपको यहाँ पर बता दें। अच्छा, अब आप यहाँ पर आ जाइए वापस से। ब्राजील में सदाबहार वनों को क्या कहा जाता है? यहाँ सेलवास कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, आपको पता है कि ये भूमध्य रेखा है, नीचे से आपका ये मकर रेखा है, इसके ऊपर कर्क रेखा है। ये पूरा क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र जो है ये आपका किसमें आ गया? उष्ण कटिबंध में आ गया। किसमें आ गया? उष्ण कटिबंध में तापमान ज्यादा, वर्षा ज्यादा। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को क्या बोलते हैं? पम्पास। और ब्राजील में सदाबहार वनों को क्या बोला जाता है? सेलवास। अब यहाँ पर एक चीज और देखिए, जो उष्ण कटिबंध, ये पूरा उष्ण कटिबंध है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को जो आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है वहां उत्तर में, देखो यहां पर लिखा हुआ है, मैं आपको लिख देता हूं, उत्तर में लानोस कहते हैं। क्या बोलते हैं? लानोस। तो लानोस क्या है? उष्ण कटिबंधीय वनस्पति है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। देखिए, जनरली उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को आप क्या बोलते हो? सवाना। क्या बोलते हो? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या बोलते हो? सवाना बोलते हो। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या बोलते हो? सवाना बोलते हो। और जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं उनको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अभी आपने पढ़ा, दक्षिण अमेरिका में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है जो अर्जेंटीना में है उनको आपने पंपास कहा, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी बोलते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में उसको डाउन्स बोलते हैं। ठीक है, हंगरी में उसको पुस्टास बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से, और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी बोलते हैं। तो इस तरीके के जो, और ये जो है दक्षिण अफ्रीका उसमें वेल्ट बोलते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। और जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उन्हें क्या बोलते हैं? सवाना। अब ये जो सवाना घास के मैदान है अर्थात उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, इन्हें दक्षिण अमेरिका के उत्तरी क्षेत्र में क्या बोला जाता है? लानोस। और दक्षिणी क्षेत्र में, यहां पर ये देखिए लिखा है, दक्षिणी क्षेत्र में इनको बोला जाता है कंपोस। ठीक है, तो लानोस और कंपोस क्या है? एक तरीके के सवाना घास के मैदान है, और सवाना घास के मैदान का मतलब है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो लानोस और कंपोस भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ठीक है, एक ये हो गई बात, ये बहुत महत्वपूर्ण बात हम लोगों ने कवर करी। इसके अलावा आपका एक और पॉइंट रह गया। अच्छा, अब ये जो सदाबहार वन पाए जाते हैं ब्राजील में, अपन जिनको क्या बोलते हैं? अपन इनको बोलते हैं सेलवास। क्या बोलते हैं? सेलवास बोलते हैं।
ठीक है। अब ये जो सेल्वास है, ब्राजील में वर्षा ज्यादा होती है, ब्राजील में क्योंकि भूमध्य रेखा गुजर रही है, भूमध्य रेखा गुजर रही है तो भूमध्य रेखा के आसपास वर्षा ज्यादा है। और वर्षा कितनी है? 250 सेंटीमीटर। तो कौन से वन है? सदाबहार वन। सदाबहार वनों के कारण जैव विविधता क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो इन्हें ब्राजील में आप सेल्वास कहते हो। अब वर्षा होने के कारण यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है, यहाँ इस वाले रीजन में आपका, इस वाले रीजन में जो आपका मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, ये मिट्टी पाई जाती है लैटेराइट। कौन सी पाई जाती है? लैटेराइट। लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और ये जो लैटेराइट मिट्टी है, ये वाली जो मिट्टी है, इस मिट्टी के कारण यहाँ पर कहवा का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? कहवा का उत्पादन होता है। और जब कहवा का उत्पादन होता है, कहवा से बनती है कॉफी। तो ब्राजील विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है। अच्छा, आपको मैंने वहां पर भी बताया था कि ब्राजील में कॉफी के बगानों को क्या बोलते हैं? फजेंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फजेंडा। ठीक है, तो ब्राजील में कॉफी के बगानों को क्या बोलते हैं? फजेंडा। तो कहवा का उत्पादन होता है कहां पर? ब्राजील। विश्व में सबसे ज्यादा जो कॉफी का उत्पादन होता है वो कहां पर होता है? ब्राजील। अब आपने पढ़ा था, यहाँ पर देखिए एक बंदरगाह है, यहाँ पर मैं पॉइंट बना रहा हूं। इस बंदरगाह का नाम है सेंटोस। कौन सा बंदरगाह है? सेंटोस। और सेंटोस बंदरगाह जो है वो किस लिए फेमस है? वो कॉफी बंदरगाह के रूप में फेमस है। ठीक है, तो सेंटोस बंदरगाह ब्राजील है, यहाँ से कॉफी एक्सपोर्ट होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आ गई। चलो, कॉफी वाली बात भी हमारी क्लियर हो गई। अच्छा, अब ये जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है, जो आपने सदाबहार वन पढ़े, ये सदाबहार वन जो है, यहाँ पर आपका रबड़ मूल रूप से आपका पाया जाता है। तो रबड़ का पौधा सबसे पहले यही उगा था। तो रबड़ जो है, इसलिए रबड़ का उत्पादन भी आपका ब्राजील में ज्यादा होता है। आपने ये अभी पढ़ा, यहाँ पर ये बंदरगाह है बेलम, मैंने बताया था। कौन सा बंदरगाह बताया था? बेलम बंदरगाह ब्राजील में बताया था। मानोस शहर बताया था, ये रहा मानोस शहर। ये दोनों रबड़ के लिए आपका फेमस है। तो यहाँ पर सदाबहार वनों में रबड़ का पौधा भी आपका, रबड़ के वृक्ष भी आपके पाए जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपका वो पंपास भी हो गया। अच्छा ठीक है, एक चीज आपकी और बची है। देखो, यहाँ पर आपका अर्जेंटीना और पराग्वे के क्षेत्रों में, जो अर्जेंटीना है और पराग्वे है, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं। हाँ, ऊपर आ जाएंगे। यहां पर देखिए, अर्जेंटीना और पराग्वे के क्षेत्रों में एक विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इस वनस्पति का नाम है ग्रान चाको। क्या नाम है? ग्रान चाको। तो ये जो ग्रान चाको वनस्पति है, ये कहाँ पाई जाती है? अर्जेंटीना में और पराग्वे में। ठीक है, पराग्वे में। ठीक है, तो ये जंगल है, यहाँ पर आपका ग्रान चाको वनस्पति पाई जाती है। क्लियर हो रही है आपको बात? तो ये ग्रान चाको एक विशेष प्रकार की वनस्पति है। यहाँ पर कोएब्रेको नाम का एक वृक्ष पाया जाता है। कोएब्रेको, क्या नाम है? कोएब्रेको। और ये जो कोएब्रेको वृक्ष है, ये वृक्ष है, इसको अपन कुल्हाड़ी तोड़ पेड़ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कुल्हाड़ी तोड़ पेड़। ठीक है, इसकी जो लकड़ी है वो बहुत मजबूत होती है। ठीक है, बहुत मजबूत लकड़ी पाई जाती है इसकी। ठीक है, और इसलिए इसे कुल्हाड़ी तोड़ पेड़ कहते हैं। और ये कोएब्रेको कहाँ पाया जाता है? ग्रान चाको वनस्पति के भीतर पाया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। मैंने लगभग सभी इंपॉर्टेंट बात को इस महाद्वीप में आपका कवर कर दिया है। 4 महत्वपूर्ण नदियां हैं, चारों नदियां आपको बता दी। आपको ज्वालामुखी भी बता दिए, आपको पर्वत चोटियां भी बता दी, एंडीज पर्वत श्रेणी के बारे में बता दिया, खनिज संसाधनों के बारे में बता दिया, एग्रीकल्चर के बारे में भी आपको बता दिया, वनों के बारे में भी बता दिया। तो पूरा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का भौतिक वाला हिस्सा एक बार में मैंने कर दिया फिनिश। अब मैं आपको अगली बार मिलूंगा एशिया महाद्वीप के साथ। ठीक है, और आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, आप सभी कॉपी पेन के साथ आराम से एटलस पर बढ़िया से नोट्स बनाइएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आपने अगर ये 2 क्लासेस कर ली हैं तो आप समझ लिए कि आपने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का लगभग 99% हिस्सा कवर कर लिया। देखिए 1% तो जीएस में सब ऊपर है, वो तो कोई भाई फिक्स नहीं है, लेकिन मैं अपना 100% देके आपको लगभग मैंने सारी चीजें कवर करा दी है। लगभग जितना आएगा वो शायद यही से आएगा। ठीक है, तो ये मैं आपसे कह सकता हूँ, ये
मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल सकता हूँ कि जो भी सवाल आने हैं अगर आपने दोनों ठीक से पढ़ लिया है तो वहीं से आएंगे। अच्छा एक बात और, मैंने जब पॉलिटिकल मैप पढ़ाया था दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का, तो वहां पे मैंने आपको जापान का एक शहर बताया था क्योटो, लेकिन गलती से वो फ्लो में मेरे मुंह से वो जापान की राजधानी बार बार निकला, क्योंकि क्योटो जापान की राजधानी टोक्यो है, तो क्योटो टोक्यो उसमें फ्रेजिंग लगभग समान है, तो इस वजह से वो एक ह्यूमन एरर हो गई मुझसे वहां पर, तो मैंने वहां पर जापान की राजधानी बोल दिया है। ठीक है, तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, मैंने वहां पर कमेंट सेक्शन में अपनी गलती को पिन कर दिया है, वहां पर मैंने बता दिया है कि मैंने वहां पर क्या गलती करी है, तो आप सभी वो देख लीजिएगा। तो जापान की जो कैपिटल है वो टोक्यो है और जापान का शहर है वो आपका क्योटो। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।